नमस्कार। कैलाशपूजा.com कोलकाता के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सुरेका आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो कुछ लंबा अगर हो जाए तो चेष्टा करूंगा लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही वीडियो को समाप्त करूं। अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो कल छुट्टी है, आराम से समय निकाल कर सुनिएगा। आपको वीडियो में कुछ जानकारियां अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक का बटन भी दबाने की चेष्टा कीजिएगा ताकि कुछ हौसला मेरा भी बना रहे या बढ़ता रहे। बहुत दिनों के बाद इस अपील के साथ वीडियो शुरुआत कर रहा हूं। आज के वीडियो में आगे की संभावनाएं मुझको वर्तमान परिस्थितियां या कुछ निकट भूतकाल की परिस्थितियों के हिसाब से आगे महीने 2 महीने में क्या परिस्थितियां बन सकती है उस पर मैं अपने विचार रखने की चेष्टा कर रहा हूं। हो सकता है वो परिस्थितियां ना बने, मेरा आकलन कुछ गलत भी हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की। 22,786 ये लेवल टेक्निकल जो पूरी चीजों का डिस्काउंट करके ऑल टाइम हाई 26,200 कितना से गिरते हुए जो लो बना था, ये सबको मालूम है। उसको हमने थर्सडे को डिफेंड किया 12 पॉइंट से। मैंने ये कहा था ये टेक्निकल चार्ट पे रूल भी है, इसको एक डबल बॉटम भी मान सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन के लिए कुछ और बातें होती है जिनको हमको देखना पड़ता है। फ्राइडे को ये 22,786 टूट गया, इंट्राडे में टूट के पूरा 12 पॉइंट नीचे गया। पहले दिन हम 12 पॉइंट से बचाए, दूसरे दिन हम 12 पॉइंट से तोड़े। ये देखिए मैथमेटिक्स का कितना बड़ा कमाल चार्ट पर होता है, जो मैं आप लोगों को पहले कई बार साबित कर चुका हूं। जहां मेरा ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लेवल उतने ही डिफरेंस से डिफेंस होते थे या टूट जाते थे। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है चार्ट पर। इसमें मुझको कुछ हनुमान सर के आशीर्वाद से महारत है, ये संयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर कई टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल की भाषा में हम ये बोलेंगे ये ट्रिपल बॉटम बन गया, जो डबल बॉटम से भी और स्ट्रांग हो गया। ये एकदम साधारण टेक्निकल के रूल में हम बोलेंगे, लेकिन लो का टूटना तो टूटना ही है। ट्रिपल बॉटम बन गया, जैसे मैंने फ्राइडे को आपको कहा डबल बॉटम का कंफर्मेशन चाहिए, वैसे ही अब ट्रिपल बॉटम का कंफर्मेशन चाहिए। अगर अब हम इसको दूसरी भाषा में हम टाइम वाइज बात करें तो करीब करीब 4 साढ़े 4 महीना या 5 महीना हो गया
या मैं इसको 4 से 5 महीना बोलूं तो हम लगातार एक करेक्शन में हैं और उस करेक्शन का 4 महीना या 5 महीना की पीरियड का हमें एकदम लोएस्ट रेंज पर और हमने एक नया लो बना लिया। आखिरकार ये नया लो तो बना ही ना। 22,774 के आसपास का एक नया लो तो बन ही गया। ये लो टूटना टेक्निकल में कुछ चिंता जरूर जाहिर करेगा और जैसा मैंने आपको अपने फ्राइडे के वीडियो में कहा था, अब मैं नीचे का कोई टारगेट नहीं देखूंगा। अब बाजार अपना रास्ता कहां तक जाएगा, किन परिस्थितियों में जाएगा, ये सब का फैसला आने वाला वक्त करेगा। बिना किसी बुरी खबर के ये 786 टूटना, ये बहुत अच्छा साइन तो टेक्निकल में तो नहीं है। अब आगे की संभावना की बात हम करें तो देखिए, हमारे पास जो भी बड़े बड़े इवेंट थे वो सब पूरे हो गए, जिसमें कि हमारी अर्निंग सीजन भी दिसंबर महीने की आ गई या दिसंबर क्वार्टर की आ गई। दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलन भी हो गया, दोनों में वार्ता भी हो गई। उसी वार्ता के समय ये लो टूटना अपने अपने नजरिए से अब सबको देखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं ये नीचे कितना जाएगा, 200 पॉइंट पे नया बॉटम बना के फिर ऊपर आ जाएगा। हाँ, अब टेक्निकल रूल से ऊपर कुछ एरिया हमको देखनी पड़ेगी, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। उसके ऊपर बाजार का टिकना, वो रेसिस्टेंस लोग अपने अपने नजरिए से लेंगे। कोई बहुत छोटे टर्म का मूविंग एवरेज लेगा, कोई इंडिकेटर लेगा, कोई एक प्रीवियस टॉप को लेगा। तो अब देखिए, ऊपर जो चार्ट पर मैं अगर बात करूं तो 23,250 से लेकर 23,500 तक के बीच में बहुत से रेसिस्टेंस हैं, अलग अलग तरीके से हैं। एवरेजेज भी आएंगे, वहां तक मार्केट जाएगा तो इंडिकेटर भी बहुत ठीक ठाक जगह पे ही प्लेस होंगे, वीकली भी बहुत ठीक ठाक जगह पे प्लेस होंगे। तो अब हमको ऊपर का कुछ भी रिव्यू करना होगा तो 23,250 से लेकर 23,500 के बीच में बाजार का टिकना या कुछ वहां तक पहुंच के ठहर जाना भी अच्छा साइन हो सकता है कि वहां से हम नीचे ना आए। अब 22,786 के नीचे देखिए, अब कोई एवरेज भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको अब एक ही बात बोल रहा हूं जो मैंने कम से कम 12, 13 या 15 दिन पहले बोल दी थी। मैं आगे और भी घटनाओं की संभावनाओं की बात भी आपके सामने रखूंगा। अब भी मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूं, जो लोग भी टेक्निकल समझ सकते हैं। मैं सिखा नहीं रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। जो खुद में समझते हैं वो इन सब बातों को समझिएगा। देखिए, जब भी चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़े इवेंट की कैंडल बन जाती है, उस कैंडल का बहुत मायने होता है।
और वो मायने या वो मीनिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उस दिन की कैंडल है, उस दिन इवेंट था इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो गई ना, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है कि उसकी साइज कितनी है। हमारे यहाँ 4 जून के कैंडल की साइज बहुत बड़ी है और एक इतना बड़ा 5 साल के इवेंट का होना और उसकी इतनी बड़ी साइज की कैंडल बनना और फिर उस कैंडल के अंदर आना और बार बार उससे बाहर निकलने की चेष्टा करते हुए नाकाम होना और फिर उस कैंडल के अंदर ही हम धीरे 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 नीचे ही आ रहे हैं। एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट को, मैं कोई बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत साधारण टेक्निकल एनालिस्ट हूं, लेकिन एक अच्छे और एक साधारण या एक टेक्निकल एनालिस्ट को इस पॉइंट पे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और यहाँ उसका आधा ज्ञान उसको मरवा देगा। अब देख लीजिए, उस कैंडल के नीचे नीचे हम घसक रहे हैं। तो अब मैं अगर इसको ये बोलूं कि क्या हम उस कैंडल के लो तक भी आ सकते हैं, जो इतना बड़ा इवेंट 4 तारीख या 5 तारीख या 6 तारीख, वो वीकली कैंडल भी बहुत बड़ी है, डेली कैंडल भी बहुत बड़ी है, तो क्या हम उसके लो की तरफ बढ़ रहे हैं? ये अगर मैं बोलूंगा तो डराना हो जाएगा। कई लोग कमेंट बॉक्स में कई बातें लिख देंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उस कैंडल के बार बार ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास नाकाम होना कुछ चिंता में हमको जरूर डालेगा। अब उस कैंडल के हम लो तक जाएंगे, उसको तोड़ेंगे, उस कैंडल के ही हम 50% कहाँ से घूमेंगे, क्या होंगे, बीच में क्या खबरें आएगी, ये सब बहुत कुछ निर्धारित करेगा। लेकिन हमको इस तरफ में बहुत सीरियस होके सोचना तो पड़ेगा। ये हो गई दोस्तों टेक्निकल रूप में सारी बात। अब आ जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मैं अपने एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रख रहा हूं। मैंने जब से YouTube शुरू किया तब से मैंने बहुत कुछ तुलना अपनी और बाकी लोगों से की थी। वो मेरी मार्केटिंग का एक रूल था या मेरी मार्केटिंग का सिस्टम था। और मैं हमेशा ही बोल रहा हूं कि जब तक मैं अपने प्रोडक्ट की अच्छाई नहीं बताऊंगा और सामने वाले प्रोडक्ट की तुलना में उसकी कुछ आपको कमी नहीं दिखाऊंगा, तो आपको मेरा प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा बताने से अच्छा नहीं लगेगा। तब लोग यही बोलेंगे, अपने प्रोडक्ट को तो सभी लोग अच्छा बोलते हैं, मेरे प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहा हूं वहां तक ठीक है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट और लोगों से क्यों अच्छा है, इसके लिए मेरे को दूसरे के प्रोडक्ट की कुछ कमियां गिनानी पड़ेगी। मैं यही करता था, जिसपे मेरे को कुछ जूते भी पड़े, कुछ ऐसे वैसे कमेंट भी आए, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं आज मेरे 2100 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इस 2100 में
10 लोग भी ऐसे नहीं आए मेरे कमेंट में या इस परिवार में जिनकी भाषा बहुत असभ्य थी। 2 या 4-5 लोगों की ही भाषा जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया। ये मैं अपना व्यापार कर रहा था। अब आपको अभी मालूम है, आप सबका ध्यान अब आइए, आगे की संभावना की भी बात करूंगा। फिर बोल रहा हूं वीडियो लंबा हो, खूब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सी बातें आज करना चाह रहा हूं। मैंने आपको इसीलिए कल का वीडियो छोटा भी बनाया था कि मैं कुछ आगे समय लेके आपके सामने कुछ बातें रख दूं। किसी के लिए मतलब की होगी, किसी के लिए नहीं होगी। और 500-600 लोग मेरा यूट्यूब देखते हैं, वहां तक की बात पहुंचा के मैं बहुत बड़ा नहीं बन जाऊंगा। मुझको अपने ऊपर में एक बात होगी कि मैं अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म पर ईमानदारी से रखा हूं या रख रहा हूं। मैंने प्रयास किया, ये संतुष्टि तो मुझको रहेगी ना। दोस्तों, अभी इंडिया के फंड मैनेजरों में बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है, जिसको मैं युद्ध भी बोल सकता हूं। लड़ाई चल रही है और उनमें लड़ाई का जो लोग लड़ रहे हैं या जो अपनी बात समझा रहे हैं, उसको कई लोग लड़ाई भी ले रहे होंगे। अब उनमें लड़ाई चल रही है। 3 साल से जो एक्सपीरियंस वाले नए लड़के आए हैं, लड़कों और पुरुष, मेंस एंड बॉयज की लड़ाई चल रही है। ये जंग बहुत अच्छी ट्विटर पर, फेसबुक पर बहुत अच्छी चल रही है। इसमें एक फंड मैनेजर ने तो यहां तक कह दिया कि मिड कैप की सिप बंद कर दीजिए। मिड कैप में अभी भी लोगों को बहुत नुकसान होगा, और ये फंड मैनेजरों को मिड कैप का ज्ञान ही नहीं था। अब सोचिए, वो इतने पुराने वेटरन 20 साल के, वो भी 3 साल के 1600 फंड मैनेजर को उनकी कमियां गिना रहे हैं ना। तो मैं भी अपने 24 साल के एक्सपीरियंस से 5-7 साल वालों की कुछ कमी बता रहा था, तो क्या गलत कर रहा था। और ये मेंस वर्सेस बॉयज की जो भाषा, ये मेंस और बॉयज वर्ड जिन्होंने दिया, उनका भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस। अब वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको तो और थोड़ी तकलीफ होगी। तो दोस्तों, अब आप समझिए मैं क्या गलत कर रहा था। कल भी मैं किसी चैनल पर एक बहुत बड़े बाजार के पंडित को आके हुए सुना कि मिड कैप के वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। तो जब भाई साहब आप लोगों को कोई भी फंड मैनेजर था, कोई भी पीएमएस वाला था, कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट था, चलिए टेक्निकल वालों को तो कोई ईपी से मतलब नहीं होता है। हमारा तो सीधा मकसद है 26,000 में 30,000, 23,000 में 20,000। हम तो यही तालियां बजा देंगे, आप लोग उसमें सोचते रहिए। जबकि उसमें से प्रदीप सुरेखा नहीं है। मैंने न 30,000 बोला है, न अभी तक 22,000 बोला है। लोग तो 22,000 और 21,800 और 21 की बातें भी करने लग गए। लेकिन अगर मिड कैप की इतनी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, किसी एक ने भी 26,000, 25,500 पे भी बोला कि आप इसको हाथ मत लगाइए, इसकी सिप बंद कर दीजिए, इससे निकल जाइए, तब तो दोस्तों सारे मीडिया में, मैं देखिए मीडिया बोलने से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करता हूं। मैं मीडिया शब्द अगर इस्तेमाल करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब का मीडिया,
फेसबुक का मीडिया, ट्विटर का मीडिया, इंस्टाग्राम का मीडिया, टेलीग्राम का मीडिया, मैं सबकी बात करता हूं। तब तो उस समय क्या आता था, 145 रुपया में एक स्टॉक, फलाने फंड ने इतने करोड़ शेयर खरीद लिए। तब तो हम ये और छापते थे। और इस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, वाह वाह वाह, लाजवाब। इनका तो मिड कैप में 65% का रिटर्न है। तब हम ये छाप करके इसको बोलते हैं माल पहनाना। लोग बोलते हैं गंजों को कंगा बेचना, मैं बोलता हूं अंधों को चश्मा बेचना। तब तो छाप रहे थे। अगर 145 रुपया में किसी फंड मैनेजर ने वो शेयर खरीद लिए, आप लगातार 2 दिन 4 दिन उसको छाप दो, तो दोस्तों ऐसे ही वो 145 का स्टॉक 165 तो ऐसे छपने से ही हो जाएगा। बाद में उस फंड मैनेजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम और आप लाइन लगा के उसको 165 करवा देंगे। और उस स्टॉक के साथ यही हुआ, 165 हो गया। आज उसका भाव 90 के नीचे है। उस फंड मैनेजर ने 145 रुपया में करोड़ों खरीदे। कोई एक रिपोर्ट निकली कि भाई इस स्टॉक में, आप भले ही उस फंड मैनेजर का नाम नहीं लेते, आप एक रिपोर्ट तो निकालते कि हम एक रिपोर्ट निकालते हैं इस स्टॉक में ये बात है। आप उसकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट निकाल देते। आज भी तो निकलती है। एक फंड में एक रिसर्च हाउस फॉरेन से देता है 200 का टारगेट, एक देता है 100 का टारगेट। आप कोई तो दे देते। दोस्तों किसी भी आप निकाल के देख लीजिए, नाम लेना उचित नहीं होगा, न स्टॉक का न फंड का। 145 रुपये में खबर आई, 165 का हाई बना, आज 90 में घूम रहा है। कोई नेगेटिव रिपोर्ट उसकी नहीं आई, कहीं नहीं आई। क्यों? हमको क्या उसकी रिपोर्ट, इतने बड़े बड़े रिसर्च हाउस है, उस समय किसी ने नहीं बोला कि नहीं भाई इसकी पी पे आप तो मत लीजिए। ये आपको आगे कभी भूला भी नहीं जाएगा। और ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है, ये कहां तक जाएगी, क्योंकि अब पर्सनल इंटरेस्ट भी तो आ रहा है। अभी 5 7 8 जो फंड मैनेजर हुआ करते थे, वो सब अपना पीएमएस चला रहे हैं। ऐसे आप नाम गिनोगे तो 10 नाम मिल जाएंगे आपको, मिलेंगे तो बेसी, लेकिन ऐसे 10 नाम आपको मिल जाएंगे जो कभी किसी फंड में सर्विस करते थे, फंड मैनेजर कहलाते थे, आज वो अपना चला रहे हैं। तो उनको अब कैसे बर्दाश्त होगा? उनका इंटरेस्ट तो अपने पीएमएस में होगा ही होगा। उसमें से कोई ज्यादा बोलेगा तो उसको लात मार के बाहर करेंगे। और कोई टिक गया परफॉर्मेंस पे या उसका रुतबा है तो वो टिक भी जाएगा। ये चलते रहेगा दोस्तों। दूसरी एक बात और बताता हूं, इस तरीके की बातें बहुत आएगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे अब बहुत सी नेगेटिव पॉजिटिव बातें आएगी जिसमें आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़े वेटरन इन्वेस्टर हैं, और मैं उनकी इज्जत भी बहुत करता हूं। क्योंकि और मेरे इज्जत और बेइज्जत करने से तो किसी के फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं इज्जत नहीं भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? उनका अपना दिमाग है, फॉरेन रिटर्न है।
बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी है। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं आज इस कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने जा रहा हूं। जो भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो भी फंड मैनेजर होते हैं, जो भी पीएमएस करने वाले होते हैं, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट से मिलने जाते हैं, उनका प्लांट देखने भी जाते हैं, उनके आगे की योजनाओं को भी समझते हैं, फिर वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है। प्लांट तक लोग विजिट करने जाते हैं। ऐसे ही एक वेटरन इन्वेस्टर और कोई जाते हैं तो कोई हल्ला नहीं करता है कि मैं जा रहा हूं, मैं जाके आया हूं। कोई हल्ला नहीं करता है। हल्ला ये सब बाकी मीडिया के, फिर मीडिया से वही ध्यान रखिएगा। वो भाई साहब पता नहीं कैसे वो बात लीक हुई उनके जाने की, उन्होंने किसी के सामने तो जिक्र किया ही होगा। मां फलान चंद जी, ढिकान चंद जी, सुरेखा जी आज इस कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं। मिलने जा रहे हैं इसकी खबर, मिल के आए उसकी खबर 2 दिन खूब चली। लेकिन वो मिल के आए और उनको उसमें क्या दिखा और वो अब उस कंपनी पे क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेगी। आप पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगी। मार हो करके वो 900 रुपया का स्टॉक 550 रुपया। ठीक है, चलिए अभी तो मंदी है, सारे स्टॉक गिरे, वो भी गिर गया, मान लिया मैं। आपको इतना हल्ला करके पब्लिक को कि सुरेखा जी जा रहे हैं मैनेजमेंट से मिलने, कल जाएंगे, कल जाएंगे उसकी खबर आज जाके आ गए, आज गए हैं उसकी खबर जाके आ गए उसकी खबर। लेकिन सुरेखा जी क्या व्यू बनाए, नो, इसको भी कुछ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं बोल रहा हूं उनका बिल्कुल भी दोष नहीं है। उन इन्वेस्टर का मैंने कहीं भी नहीं सुना उनके मुंह से कि मैं आज गया था या जाऊंगा या मैं जाके आ गया। बाहरी लोग मार उसका, ये सब और होंगे। अब आ जाइए दोस्तों, परसों एक कंपनी, फिर बोल रहा हूं वीडियो लंबा होगा, कुछ इशारों में बात करूंगा, कुछ डायरेक्ट भी बोल दूंगा। एक कंपनी है मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन देने की कंपनी है, जिसका काम गोल्ड पर लोन देना है। शेयर प्राइस 2200-2300 का भाव है। उसकी क्या ईपीएस है, क्या पी है, क्या है, मैं ईमानदारी से बताता हूं, मुझको नहीं मालूम। और मैं जहां तक समझता हूं पिछले 2 साल 4 साल में तो उस स्टॉक को मैंने कहीं रिकमेंड भी नहीं किया। और मैंने तो अपने कैरियर में ही मुथूट फाइनेंस में कभी ट्रेड भी नहीं किया। मेरे को बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती, मेरे रडार पे नहीं आया, ये भी हो सकता है। कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, विचार कीजिएगा, जिसमें आपको आगे की संभावनाओं का कुछ लक्षण दिखेगा। उनका मैनेजमेंट थर्सडे को किसी मीडिया चैनल पर था, टीवी चैनल पर। मैं कुछ मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से भी सुनता हूं, जितनी मेरी समझ है मतलब तो उतना ही निकालूंगा, सुनता हूं ध्यान से। जैसे अभी आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे
तो अपने अपने लिमिट का मतलब निकाल लेंगे। वैसे ही मैं किसी भी मैनेजमेंट को सुनता हूं ध्यान से, मतलब जितनी मेरी बुद्धि है उतना निकाल लेता हूं। उन्होंने कहा पूरी पैन इंडिया में हमारे इतनी ब्रांचेज हैं। ये जो गोल्ड लोन फाइनेंस कर रहे एक तरीके से जैसे बैंक की ब्रांचेज होती है वैसे इनकी ब्रांचेज होती हैं। वो नंबर कितना बोले थे, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर गेम में मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ। दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती है। शेयरों के भाव को भी दिमाग में रखना चाहता हूँ। आरएसआई वगैरह को भी कई स्टॉक के दिमाग में रखता हूँ। इंडिकेटर कहाँ प्लस है वो दिमाग में रखता हूँ। ओआई रखता हूँ, तो नंबर गेम में उलझ जाता हूँ। मान लीजिए उनकी 2000 ब्रांच, वो ये बोल रहे थे आने वाले समय में तो और हम इतनी ब्रांच अभी खोलेंगे और हमारी हर ब्रांच में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब अगर 2023 और 2024 में जो साल खत्म हुआ उसमें मान लीजिए हमारी पर ब्रांच में 20 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन हम दे रहे थे, सोना कितने का भी रखें हम 20 करोड़ का दे रहे थे। तो अब 2024 और 2025 में हम 25 करोड़ 30 करोड़ के, यानी कि वो बोल रहे थे हमारी ग्रोथ ऐसे बढ़ रही है। चलिए उसमें मैंने जो मतलब समझा कि ये जो ग्रोथ बोल रहे हैं तो अभी कुछ तो सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो सोना जब 5,000 था तो उस समय आप 4,000 का लोन दे रहे थे। आज सोना 9,000 है तो आप 8,000 का दे रहे हैं। तो लेकिन आपकी लोन ग्रोथ इसलिए बढ़ रही है कि सोने का भाव तो बढ़ गया, तो आपका लोन ज्यादा बढ़ रहा है। ये बात तो एक समझ में आई दोस्तों। लेकिन आप दूसरी बात समझिए, कंपनी की ग्रोथ एक अलग बात हो गई। मैं तो बोलता हूँ हिंदुस्तान की सब कंपनियां खूब ग्रोथ करें। कंपनियां ग्रोथ करेगी, आपका हमारा ग्रोथ अपने आप होगा, क्योंकि देश की इकोनॉमी तरक्की करेगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में माल ज्यादा बिकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचिए एक गोल्ड लोन की कंपनी इस कदर ग्रोथ कर रही है, मतलब आज हमारे लोन लेने वालों के क्या हालात आ गए। आपके हमारे घर में भी लोग, सोना तो सबसे लास्ट गिरवी रखा जाता था जो पुराने जमाने की पिक्चरों में होता था, क्योंकि उस समय कोई होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड नहीं होता था। आज तो बहुत से साधन होने के बावजूद अगर लोग अपना सोना ले जा के गिरवी रख रहे हैं और एक गोल्ड लोन कंपनी की इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो सोचिए इंडिविजुअल परिवारों के हालात क्या हो रहे हैं। उनको कितनी जरूरत है पैसों की, या तो उनको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, उनके लिए तो वही 70 की पिक्चर वाला जमाना आ गया। तो उनको सोना रख के, ये एक आगे की संभावना इसी में छुपी हुई है, जिसको ध्यान से, मैं इसका कुछ मतलब नहीं बता रहा हूं, मैं क्या समझा मैं समझाऊं, आपके सामने रख रहा हूं, अब आप समझिएगा, मैं समझाना भी नहीं चाह रहा हूं। अगर आज भी इतने साधन होने के बाद पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, होम लोन, कार लोन, स्टोकर लोन, फर्नीचर लोन, लैपटॉप पे लोन, फोन पे लोन, कई जगह तो कपड़ों पर भी लोन, उसके बावजूद सोने पर भी लोन, ये सोचिएगा दोस्तों। आ जाइए आगे की संभावना।
जो कुछ मैं भी कुछ चिंता में हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, क्योंकि ऐसे मौके मैं अपने 23-24 साल के कैरियर में, अगर मैं 2001 बाद कर दूं और 2024 खत्म हुआ है, तो 23 साल के कैरियर में मैं बहुत बार देख चुका, तो मैं डर नहीं रहा हूं, थोड़ी चिंता है। दोस्तों, सारे इवेंट खत्म हो गए और इन इवेंट में कोई बुरी खबर नहीं थी। अच्छी कितनी थी वो मुझको नहीं मालूम। 5 साल बाद हमको 25 पैसे का तोहफा भी मिल गया, लिक्विडिटी भी आ गई। उसके बाद भी बाजार ऊपर टिक क्यों नहीं रहा है, ये एक चिंता की बात है। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है ना, एक बात और बता देता हूं। ट्रम्प अंकल आ जाए, इसके लिए हमारे देश में भी होम हवन हुए थे। ट्रम्प अंकल आ गए, हमारे देश वाले तो चाह रहे थे ना कि अमेरिका में ट्रम्प साहब आ जाए, जिनके लिए हमने होम हवन भी किए। और वो ट्रम्प अंकल आने के बाद आपके सामने है, एक जहाज आ चुका, दूसरा आज आया होगा, तीसरा कल आ रहा है। टैरिफ में उन्होंने एकदम हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने बोल दिया जैसे को तैसा। वो रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका हिंदी का वर्ड यही होता है, तुम हमारे साथ जैसा करोगे हम तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। तुम 25 लगाओगे तो हम 25 ही लगाएंगे। तब ट्रम्प अंकल का होम हवन करना, ये सोचिए। तो दोस्तों, अब आगे की जो संभावना आपको बता देता हूं। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं बाजार कहाँ गिरेगा, कितना गिरेगा, क्योंकि अब मैं नीचे खोज ही नहीं रहा हूं। न मैं डर रहा हूं, मेरे पास तो पैसे हों, बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरे पास अपना फंड हो तो मैं बाइंग शुरू कर सकता हूं। मेरे पास स्टॉक की लिस्ट है, भले ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए करूं या मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूं, हालात देख के मैं निकाल दूं। मैं बाइंग यहां से भी शुरू कर सकता हूं, मैं लोगों को बोल भी रहा हूं, लेकिन मेरा पिछले 23 साल का अनुभव है, इस तरीके के वातावरण में कोई भी नया पैसा लगाने की हिम्मत कर ही नहीं पाता है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं कर सकता हूं अगर मेरे पास अपने पैसे हों। मैं बाई फोर्स किसी को पैसा लगाने बोल भी नहीं रहा हूं, मैं ट्रेडिंग कॉल डाल रहा हूं। तो एक तो देखिए, ये गोल्ड लोन की कंपनी का इतना बढ़ना, इसमें आगे की संभावना देखिए। टैरिफ वार, अमेरिका का क्या होगा मालूम नहीं, इस टैरिफ वार से हमारा नुकसान भी होगा। हम जो माल अमेरिका में भेज रहे हैं, वहां जब वो ड्यूटी लग जाएगी, वहां वो माल महंगा उन लोगों को खरीदना पड़ेगा, तो वहां के कई लोग नहीं खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, जो हमारी इकोनॉमी पर कुछ असर डालेगा। और अगर हम वहां से आने वाले माल पर ड्यूटी घटा देते हैं कि चलिए भाई हम भी घटा दिए, आप भी घटा दीजिए, तो हमारे यहाँ वो जो सस्ता माल आना शुरू होगा, तो एक तो हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी, और जब बाहर का माल हमारे यहाँ सस्ता आएगा तो हमारे यहाँ की कंपनियों पर भी कुछ असर जरूर पड़ेगा। फिर हमारा माल कैसे बिकेगा? इसका एक उदाहरण दे देता हूं, मैंने आज के इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा है
अमेरिका से आने वाली किसी एक शराब के ऊपर, किसी एक ब्रांड पर हुआ है। 100% ड्यूटी हमारे इंडिया में उस शराब की ब्रांड पे लगता था, जिसको सीधा 50% कर दिया गया। ये आज के इकोनॉमिक टाइम्स के हमारे कलकत्ते एडिशन के सेकंड पन्ने में है, लेकिन ये खबर तो सब जगह आप नेट पे खोजेंगे। 50% सीधी उस लिकर की ब्रांड पर ड्यूटी कम। दो नुकसान, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम। अब हमारे यहाँ के लिकर वालों को भी अपने प्राइस घटाने पड़ेंगे, उनकी मार्जिन से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाहर की शराब अगर लोग ज्यादा पीने लगेंगे तो हमारा वॉल्यूम कम होगा। तो देखिए, ये ट्रेड वार भी अच्छे लक्षण बाजार के भविष्य के लिए नहीं है। ये कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, दोनों देश कैसे करेंगे, बाकी के देश कैसे करेंगे, इसका असर भी बाजार पर होगा, हमारी कंपनियों की अर्निंग पर होगा। तीसरा, करेंसी वार। अभी तो हमारा डॉलर 88 को छूते छूते वापस 86.5 पौने 87 आ गया। जो करेंसी एक्सपर्ट है वो 90 की बात भी बोल रहे हैं। अगर इस तरीके से हमारा रुपया पतला होगा तो भी हमारे बाजार के लिए अच्छा नहीं है। बजट में 12 लाख की बात मैं बोलता हूं, वो होगा कितना, उस पे असर पड़ेगा, ये मैंने उस समय भी कहा था। इस 12 लाख की छूट से जो पैसा बाजार में आएगा, उस पैसे में वो ताकत नहीं है कि वो बहुत बड़ा कंजम्पशन बढ़ा दे। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं आपको यही कह सकता हूं कि अभी तो ये 22,786 को कुछ लोग टूटा हुआ मान लें, कुछ लोग ना माने। मेरे हिसाब से इंट्राडे में टूट गया तो टूट ही गया। अगले हफ्ते में और डिसीजन हो जाएगा। अगला सप्ताह हमारे लिए बहुत निर्णायक होगा। टेक्निकल और प्राइस एक्शन किसी भी रूप में बहुत निर्णायक होगा कि निफ्टी के लेवल, क्या हम 23,250 और 23,500 की एरिया के बीच में टिक पाते हैं या इससे ऊपर निकल पाते हैं, तो कहानी दूसरी होगी। ये 22,774, 22,800 के नीचे नीचे हम और चलना शुरू करते हैं तो कहानी दूसरी होगी। इन कहानियों का मतलब आने वाले वक्त पे ही मिलेगा। चिंता है, डर मेरे को नहीं है, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस पर बहुत अच्छे व्यापार मिल रहे हैं। अब मैं अपने अनुभव की लास्ट बात आपके सामने कर रहा हूं, जो शायद कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप बहुत नियर टर्म के ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, एफएनओ ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, किसी भी तरीके से आप ट्रेडर हैं, 2 4 5 दिन स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब कर रहे हैं, तो मैं अपने अनुभव से, अपनी उम्र के हिसाब से भी और बाजार के अनुभव से भी आपको 2 3 सलाह बोल देता हूँ। अभी बहुत सी बातें आएगी। मैंने बोला था .com से, हम तो बोल ही रहे थे बहुत वैल्यूएशन है, टिकेगा नहीं, होगा ये होगा, कंजम्पशन था ही नहीं, इनकम थी नहीं, ये था, इन्फ्लेशन था, ढिमकाना था, बहुत सी बातें आएगी। उसमें हो सकता है मैं भी कुछ बोल जाऊं कभी। किसको आप कैसे लेंगे, मैं अपना अब यहां से क्या करना चाहिए, करने नहीं करने का निर्णय आपका होगा। अगर आप ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं
तो यहां से लेकर बाजार की स्टेबिलिटी को आप समझ सकते हैं। वो स्टेबिलिटी अगले हफ्ते ही आ जाए तो आप अगले हफ्ते से ट्रेडिंग शुरू कीजिए, नहीं तो इंतजार कीजिए, ट्रेडिंग रोक लीजिए। ट्रेडिंग में रोज कुछ ना कुछ पैसे आपके लग जाएंगे। अगर आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बहुत डेटा को समझते हुए ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो पैसे लगेंगे। और आपको नशा है, करना ही है, तो बहुत स्टॉप लॉस, जिस जिस भी पैरामीटर पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटा स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि अभी तो संभावना है कि बड़ा स्टॉप लॉस भी कट जाएगा। 8%, 10% के स्टॉप लॉस भी उड़ जाएंगे। एक खबर आती है स्टॉक 15% तो गैप से खुलता ही है। एक गोल्ड लोन मुथूट फाइनेंस तरक्की कर रहा है, दूसरा गोल्ड लोन मन्नापुरम का रिजल्ट आया 17% नीचे एक ही दिन में। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो ट्रेडिंग मत करिए, रोक लीजिए, या बहुत छोटा मोटा स्टॉप लॉस मन लगाने के लिए कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा फंड है, आप स्टॉक समझ सकते हैं, व्यापार समझ सकते हैं, तो एकदम कॉन्ट्रा व्यू दे रहा हूं, टुकड़ों में बाइंग शुरू कीजिए। इस कॉन्ट्रा में भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बोल के गया हूं, मैं शुरू करूंगा। टुकड़ों में कीजिए कि मैं उसको और नीचे और नीचे और नीचे, ये व्यापार मुझको समझता है, ये कंपनी मुझको समझ में आती है। मैं टुकड़ों में, वो टुकड़े 10% के भी हो सकते हैं, 15% के भी हो सकते हैं, मतलब प्राइस गिरने पर। आपके फंड के परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो और बर्बाद करेगा। सिस्टम की बातें मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ये जो फंड मैनेजरों को, ये 3 साल के हैं कि 20 साल के हैं, इनको सिस्टम ने ही तो बर्बाद किया कि आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? वो पैसा फंड मैनेजर घर थोड़ी ले जा रहा है। किसी फंड में 1000 करोड़ पड़ा है, पड़ा है। मुझको बाजार, कंपनी, सिस्टम, पूरी दुनिया नहीं समझ में आ रही है, मैं नहीं लगाऊंगा। आप अपने पैसे नहीं लगा रहे हैं ना, तो फंड मैनेजर क्यों लगाएगा? आपको लगाना पड़ेगा। अब आप 3 साल के फंड मैनेजर और 20 साल के फंड मैनेजर की इस लड़ाई में सिस्टम की बात आपको कोई नहीं बताएगा। वो बेचारे 3-3 साल के फंड मैनेजर भी कहीं ट्रेनिंग लेके अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं ना, आप उनको दोष क्यों दे रहे हैं? कल उनके पास भी 20 साल का अनुभव होगा, लेकिन आज तो उनको सिस्टम मार रहा है ना, कि आप इतना परसेंट कैश पे नहीं बैठ सकते हैं, इतना दिन से ज्यादा कैश नहीं रख सकते हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? तो मैं आपके पैसों का परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं। प्राइस पर आपको लगता है बाजार की कंडीशन देखते हुए उस स्टॉक के डाउन साइड परसेंटेज पर छोटी छोटी सिप कीजिए। जैसे एक फंड मैनेजर ने तो कह दिया सिप बंद कर दीजिए। मिड कैप में, स्मॉल कैप में जिन्होंने सिप किए उनको नुकसान होगा, वो ये बात साफ बोल रहे हैं। अभी भी नुकसान होगा, ये बात वो बोल रहे हैं, जबकि वो 26,000 में नहीं बोले थे। अब उतने बड़े फंड मैनेजर के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो ये बचे कुचे बाल भी मेरे तो लोग नोच के ले जाएंगे, और वो जूता मुझको पड़ेगा कि साले को ज्ञान नहीं और उनकी बात कर रहा है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूँ, सर आप ये बात 26,000 पे मेरे जैसे बेवकूफ को तो समझा देते हैं कि भैया आप 26,000 पे सिप बंद कर दो, अब वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, अब मत करो। अब आप 23,000 टूटने के बाद, नया लो बनने के बाद बोल रहे हैं, ये कितना उचित है? ये निर्णय आप भी कीजिएगा।
तो मैं दो बातों में आपको बता रहा हूं आगे की संभावना। टैरिफ वार अभी डैमेज और करेगा, करेंसी वार डैमेज और करेगा, सोने के ऊपर में लोन ग्रोथ बढ़नी, ये क्या दर्शाता है इसको आप समझिएगा। और फिर एक बैंक का घोटाला आने के बाद फिर उस बैंक पर रिजर्व बैंक का चाबुक चलना, और कितने लोगों के पैसे ब्लॉक हो गए। आपने सुना होगा अभी कोई एक और कोऑपरेटिव बैंक के कितनी बड़ी लिक्विडिटी उस बैंक की, बंद, पैसा निकाल ही नहीं सकते। एक तरफ आरबीआई ने लिक्विडिटी छोड़ी, एक तरफ लिक्विडिटी जाम कर दी। तो ये घोटाले भी अगर होते रहेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं तो बाजार को प्रभावित करेंगे। ये इन सब में मैं संभावना बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं नीचे का कोई लेवल नहीं बोल रहा हूं और ना मैं बोलूंगा। सोमवार को मैं जो वीडियो बनाऊंगा सारा डेटा लेकर, उसमें एक संभावना मुझको दिखेगी, तो वो भी मैं सपोर्ट अब नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, मैं ये बोल दूंगा कि ये जो सेटअप बना है इसमें अब यहां तक जाने की संभावना है। जो मेरा स्वभाव है, मैं 200-250 पॉइंट से बेसी की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन आंखों से उससे ज्यादा मुझको अभी 21,000, 20,000 या 21,800 अभी तो नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी तो मैं क्यों बोलूं। तो हो सकता है मैं सोमवार को आपको बोल दूं, ऊपर के लेवल आपको बोल दिए, आगे की इन सब बातों से जो संभावना है वो चिंता वाली है, डर वाली नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके के करेक्शन बहुत देख के आया हूं, तो मुझको डर नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, कई लोग ये भी बोलेंगे साले के पास पैसा ही नहीं है तो डर क्या होगा, लेकिन मैं पैसे खोज भी रहा हूं। अब किस सेंस में खोज रहा हूं, कैसे खोज रहा हूं, वो अलग बात है। तो आपको भी यही बता रहा हूं, मेरी बात पे चिंता कीजिएगा, सोमवार से ही बाजार में कूदने की जरूरत नहीं है कि सुरेखा जी चिंता बोल रहे हैं तो सब बेच दो, सुरेखा जी डर नहीं बोल रहे हैं तो खरीद लो, इतना उतावलापन भी नहीं अच्छा है। इशारों इशारों में संभावना बोल दिया, आपसे ट्रेडिंग बंद की जा सकती है तो बंद कीजिए, नहीं तो बहुत छोटी छोटी कीजिए, ये एक आपके स्वभाव को बदलने की बात बोल दिया। और अंत में दोस्तों एक बात बोल रहा हूं, इसको आप किसी भी रूप में ले लीजिएगा कि अभी भी पर्दे के पीछे कुछ तो है जो हम कोई नहीं देख पा रहे हैं, कुछ तो पर्दे के पीछे अभी भी है। आप लोगों में से कोई देख पा सकता है, समझ सकता है तो जरूर चेष्टा कीजिए। धन्यवाद।